नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे आज की अहम खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर संसद में चूक का मामला। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां संसद में चूक का मामला, सदन में हंगामा कर रहे सभी सांसद किए गए निलंबित। 143 सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। इस कार्रवाई के विरोध में पूरा विपक्ष, आपको बता दें कि इस कार्रवाई के विरोध में पूरा विपक्ष नजर आ रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में पूरा विपक्ष वहीं 22 दिसंबर को दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर किया जाएगा प्रदर्शन। आपको बता दें कि 22 दिसंबर यानी कि कल जंतर मंतर पर दोपहर 3 बजे विपक्ष प्रदर्शन करेगा। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर संसद में चूक का मामला। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां सदन में हंगामा कर रहे सभी सांसद किए गए निलंबित। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 143 सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। इस कार्रवाई के विरोध में नजर आ रहा है पूरा विपक्ष। इस कार्रवाई के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के विरोध में पूरा विपक्ष जंतर मंतर पर कल यानी कि 22 दिसंबर को दोपहर 3 बजे धरना प्रदर्शन भी करेगा। विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुख्य रूप से इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। अहम खबर राजधानी दिल्ली से, जहां संसद में चूक का मामला। आपको बता दें कि सदन में हंगामा कर रहे सभी सांसद निलंबित किए गए। बता दें कि संसद की सुरक्षा में हुए चूक के बाद विपक्ष लगातार संसद में प्रदर्शन कर रहा था, लगातार जो है नियम तोड़ रहा था। उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद निलंबित किए गए। वही खबर वाराणसी से बता देते हैं, जहां पर ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होगा। ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम। तो खबर वाराणसी से बता दें, जहां पर ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होगा। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट के समक्ष सौंपा था स्टडी रिपोर्ट। वहीं एएसआई ने सील बंद लिफाफे में सौंपा था सर्वे की स्टडी रिपोर्ट। 4 भागों में एएसआई ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट कोर्ट में की थी पेश। वहीं स्टडी रिपोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई आएगी सामने। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर का हुआ था एएसआई सर्वे। ज्ञानवापी परिसर में 100 दिन से अधिक चला था एएसआई सर्वे। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे की जाएगी सुनवाई। अहम खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होगा, जिसमें आज मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की प्रार्थना पत्र पर आज की जाएगी सुनवाई। प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई की जाएगी। अहम खबर वाराणसी से बता दें, स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए दिया था पत्र। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर सुनवाई होनी है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें, ज्ञानवापी जो बहुचर्चित मामले में जो एएसआई सर्वे, वजूखाने को छोड़ के पूरे संपूर्ण परिसर का एएसआई सर्वे किया गया। लगभग 100 दिन से अधिक चला ये सर्वे। उसके बाद जो 18 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई जिला जज के समक्ष।
जी। उसके बाद जो है ये उधर दूसरी तरफ बात करें मुस्लिम पक्ष की, तो उन्होंने एक मांग रखी थी प्रार्थना पत्र देकर कि सीलबंदी के साथ बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करेंगे और रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। इसके लिए अगर रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाता है तो इसके लिए हलफनामा लगाकर उसको देना होगा। तो वहीं पे आज जो है पूरे तैयारी है कि 2 बजे तक जो सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि जिला जज के समक्ष जो सीलबंद के साथ रिपोर्ट पेश की गई है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं ना कहीं ये लिखित नहीं है कि सीलबंदी के साथ जिला जज के सामने पेश किया जाएगा। हम इसका विरोध करेंगे और आज अगर रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिलती है तो हम लोग कोर्ट की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। और उनके साथ जो है हिंदू पक्ष के वकील के साथ जो है 4 वादनी महिला जो सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक सभी जो मौजूद रहेंगी। आज 2 बजे जो सुनवाई है, इस आज का दिन काफी अहम रखता है क्योंकि अब जो है सर्वे तो हो चुका है, 100 दिन से अधिक चला है। अब जो है मोड़ जो है एक नया मोड़ आने वाला है इस केस में कि ज्ञानवापी की जो सच्चाई है वो अब धीरे धीरे सामने आएगी। और अगर जिस तरह से एएसआई का कहना था कि हमने सर्वे के दौरान जो वहां पे हिंदू देवी देवता के प्रतीक चिन्ह मिले हैं जैसे कि खंडित मूर्तियां, घड़ा, तो कहीं ना कहीं अगर मंदिर होने का इशारा करती है तो ये किस तरफ जाता है ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि अब जो है रिपोर्ट की जो कॉपी सामने आ जाएगी, पक्षकारों को आज मिल जाएगी, इसके बाद क्या कुछ होता है तो ये बहुत अहम होगा। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा 2 बजे तक। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा नहीं कहा गया था कि जो रिपोर्ट है उसमें सीलबंद ही और सार्वजनिक नहीं किया जाना है। वही मुस्लिम पक्ष ये भी याचिका उसने करी है कि जो है जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक ना किया जाए। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आज फैसला आएगा वो किसके पक्ष में आ सकता है? देखिए बिल्कुल, अब जिला जज जो फैसला करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगा के जो आज पक्षकारों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो कहीं ना कहीं इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन किया जाएगा कि उसमें क्या कुछ है। फिलहाल हिंदू पक्ष के वकील जो विष्णु शंकर जैन है वो आज रिपोर्ट की मांग करेंगे कि रिपोर्ट सौंपा जाए और जो सीलबंद लिफाफे में है ये कहीं ना कहीं उसके उल्लेखित नहीं है, उनके आदेश में लिखित नहीं है, इसकी भी वो मांग करेंगे और लिखित देंगे। और अगर रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिलती तो जैसा हमने आपको बताया कि वो लिखित एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। तो इसके साथ ही जो है आज 2 बजे तक का देखना अहम होगा क्योंकि उधर जो बीते दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से कई याचिकाएं जो खारिज हुई उसके बाद जो मुस्लिम धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया उस पर आई कि हमने बाबरी मस्जिद पे जो गवा चुके उस पे हमने चुप रहा है लेकिन ज्ञानवापी पे हम चुप नहीं रहेंगे। अगर इसके कुछ होता है तो हम सड़क पर उतर के विरोध जताएंगे। तो अब देखना अहम हो जाता है, काफी संवेदनशील मामला भी है, 2 धर्मों से जुड़ा हुआ मामला भी है और तीनों अदालत में चल रही, जिला जज, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय और हाई कोर्ट तीनों जगहों पे चल रहा है। तो ये काफी संवेदनशील है। आज का दिन काफी अहम रखता है। फिलहाल 2 बजे के बाद ही कुछ बताया जा सकता है, फिलहाल इंतजार करना होगा। बिल्कुल विकी, देखा जाए तो ये बेहद संवेदनशील मामला भी है क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग पक्षों की बात है और जिसके पक्ष में फैसला आता है ये तो देखने वाली बात होगी और इसके लिए दोपहर 2 बजे का इंतजार भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको बता दें कि दोपहर लगभग 2 बजे इस मामले पर फैसला आएगा। वहीं देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से ये फैसला किसके पक्ष में सुनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कल 2 दिवसीय कौशाम्बी दौरा। राज्यपाल का कल 2 दिवसीय कौशाम्बी दौरा। दोपहर 3:45 पर मां शीतला गेस्ट हाउस सयारा में होगा आगमन। वहीं 4:30 बजे कड़ा शक्ति धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगी राज्यपाल। 22 दिसंबर सुबह 10 बजे कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। शाम 4:30 बजे कड़ा शक्ति धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगी। वहीं 22 दिसंबर सुबह 10 बजे कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 11:35 पर जिला जेल पहुंचकर जिला जेल का भ्रमण भी करेंगी राज्यपाल। वहीं दोपहर 12:15 पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कल 2 दिवसीय कौशाम्बी दौरा, जिसमें 3:45 पर मां शीतला गेस्ट हाउस सयारा में पहुंचेंगी राज्यपाल। वहीं शाम 4:30 बजे कड़ा शक्तिधाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगी राज्यपाल। 22 दिसंबर सुबह 10 बजे कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय कौशाम्बी दौरे पर हैं। 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे कार्यक्रम में प्रतिभाग करते नजर आएंगी राज्यपाल। वहीं 11:35 पर जिला जेल पहुंचकर जिला जेल का भ्रमण भी करेंगी राज्यपाल। 12:15 पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो यह अहम खबर हम आपको बता दें, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कल 2 दिवसीय कौशाम्बी दौरा, जिसमें 3:45 पर मां शीतला गेस्ट हाउस सयारा पहुंचेंगी। वहीं शाम 4:30 बजे कड़ा शक्तिधाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वहीं अगले दिन यानी कि 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। शाम 4:30 बजे कड़ा शक्तिधाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगी। वहीं 22 दिसंबर की सुबह 10 बजे कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी राज्यपाल। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब। उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगा प्रीमियम ब्रांड। रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगा प्रीमियम ब्रांड, अहम खबर बता रहे हैं, जहां नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी। नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी। 1 अप्रैल से देशी अंग्रेजी शराब, बियर, भांग होगी महंगी। साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को दी गई है मंजूरी। लाइसेंस फीस में भी 10% का इजाफा किया गया है। देशी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपए प्रति लीटर की गई है। पुलिस शराब की दुकानों को नहीं कर सकेगी सील। वहीं किसी कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। अहम खबर बता दें, जहां देशी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपए प्रति लीटर की जाएगी, वहीं पुलिस शराब की दुकानों को सील नहीं कर सकेगी। किसी कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि पुलिस किसी शराब की दुकान को सील नहीं कर सकेगी, वहीं किसी कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना आदेश के आबकारी अधिकारी निरीक्षण नहीं करेंगे। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखा जाए तो नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जहां पर अप्रैल में शराब के महंगे होने की बात भी सामने आ रही है। बढ़ोतरी हुई है आबकारी नीतियों में, जो लाइसेंस उनको मिलेगा उस पर भी बढ़ोतरी हुई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब की जो दाम है उन पर बढ़ोतरी होगी। ऐसे में अभी आबकारी के जो आयुक्त थे उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अभी शराब महंगे होने के चांस बहुत कम है, सिर्फ लाइसेंस में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर लाइसेंस में बढ़ोतरी की गई है तो शराब भी महंगी होगी। जो कंट्री मेड शराब है जिसे देसी कहते हैं, उनकी भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, उन पर भी बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो शराब के शौकीन है उनकी जेब में कितना वजन पड़ने वाला है, वो कितनी महंगी शराब खरीदने वाले हैं, ये देखने वाला होगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि शराब कितनी महंगी होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नई नीतियां आई हैं तो शराब महंगी होगी। जी बिल्कुल अमित, और साथ ही देखा जाए तो नई आबकारी नीति के तहत एक ये भी फैसला आया है, जिसमें जो पुलिस है वो शराब की दुकानों को सील नहीं कर सकेगी, और अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए उन्हें डीएम से अनुमति लेनी होगी। तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी पहले क्या होता था कि शराब की दुकान के जो बगल में खाली जगह पड़ी होती थी, लोग वहां खड़े होकर शराब पीते थे जी। पुलिस पहुंच जाती थी तो उन्हें भागना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये स्पष्ट हो गया है कि जो शराब और बियर की दुकानें हैं उनके बगल में जो खाली जगह पड़ी होगी उसे मॉडल शॉप के रूप में यूज कर सकते हैं। ऐसे में जो लोकल पुलिस होती थी वो अब उन्हें परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि लोकल पुलिस को अगर उनकी दुकान पर छापा मारना होगा या उनसे कोई पूछताछ करनी होगी तो इसके लिए उन्हें आबकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं बियर शॉप और जो शराब की दुकानें हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है,
और वो जो लोकल पुलिस उन्हें परेशान करती थी, अब उनकी वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल अमित, और साथ ही देखा जाए तो नई आबकारी नीति के तहत ये भी बात सामने आ रही है कि रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी जो शराब का प्रीमियम ब्रांड है वो उपलब्ध हो जाएगा, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, जो कानपुर के नए मेट्रो स्टेशन बनाए, इन्हीं के सबके नीचे ही शॉप बनाई गई थी। कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि इन शॉप पे क्या होगा, लेकिन सरकार की ये नीति आई है कि जो मेट्रो स्टेशन के लिए नीचे नई शॉप बनाई गई, उनमें लिकर शॉप डाली जाएगी। लिकर शॉप इसलिए डाली जाएगी क्योंकि पहले लोगों को शराब लेने के लिए आसपास की जगह जाना पड़ता, लेकिन अब जो शराब के अच्छे ब्रांड है, जिन्हें बड़ा ब्रांड माना जाता है, वो अब मेट्रो स्टेशनों में मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो नई आबकारी नीति के तहत कई अहम फैसले लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जहां पर लाइसेंस की फीस में करीब 10% का इजाफा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के पास भी शराब का प्रीमियम ब्रांड आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा पुलिस शराब की दुकानों को सील नहीं कर सकेगी। अगर पुलिस को कोई कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए पहले डीएम से परमिशन लेनी होगी। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस शराब की दुकानों को नहीं सील कर सकेगी। किसी कार्रवाई के लिए डीएम से पुलिस को अनुमति लेनी होगी। वहीं खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां हज यात्रा के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। हज यात्रा के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। अहम खबर बता रहे हैं, जहां आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ाई गई है। हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ाई गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाई अंतिम तिथि। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर थी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो जो हज यात्रा की अंतिम तिथि है वो पहले 20 दिसंबर थी, उसके बाद उसे बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, आपको बता दें अविंता की जो हज यात्रा है उसको पहले जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म था वो 20 दिसंबर था, लेकिन जो एक संख्या होती है उतनी मात्रा में फॉर्म नहीं भर पाए, उसके कारण जो है तिथि बढ़ाई गई है, 15 जनवरी की गई है। ये जो यात्रा है ये इस बार गर्मियों में शुरू होगी, जून में जो है इसको ये यात्रा शुरुआत की जाएगी। तो उसको देखते हुए 15 जनवरी तक ये फॉर्म बढ़ाए गए, जिससे जो हज यात्री हैं जिनको हज यात्रा करना है उनको काफी सहूलियत मिलेगी। और जो जैसा कि पिछली बार सरकार ने जो महिलाएं थी वो बिना पुरुष के भी हज यात्रा कर सकती थी, योजना चलाई थी, जिसमें काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया था और लगभग 47% जो पूरे यात्री थे उनके 47% महिला हज यात्रियों ने यात्रा की थी। तो उसी प्रकार इस बार भी वो योजना लागू रहेगी। जो महिला यात्री हैं बिना महरम के हज यात्रा कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो पूरी तरह से सहूलियत दे रही है और खास करके महिलाओं के लिए सरकार पूरी तरह से जो है सहूलियत देने का प्रयास कर रही है, जिससे जो महिला यात्री हैं जो पहले बिना महरम के नहीं जा पाती थी, अब वो बिना महरम के अपने कोई भी 3 साथी और चुन ले और 4 का ग्रुप बनाकर वो हज यात्रा कर सकती है सुचारू रूप से। तो देखा जाए तो सरकार जो है हज यात्रा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उसके साथ साथ ये जो 15 जनवरी तक उन्होंने बढ़ाया है डेट, उससे जो है काफी सहूलियत मिलेगी। इस बार जो है डॉक्यूमेंट में थोड़ा करेक्शन किया गया है। आधार कार्ड को मैंडेटरी पहले था, मैंडेटरी से इस बार हटाया गया है। पासपोर्ट और पैन कार्ड जो है मैंडेटरी में रखा गया। इसके साथ ही साथ जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी उसके दोनों सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आपको यहाँ हज जो सेंटर बनाए गए उसमें भी आपको मिलेगी। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं यात्री तो उनकी मेडिकल चेकअप की जाएगी और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उनके लिए वहां हज सेंटरों पर मेडिकल की व्यवस्था रहेगी। तो कुल मिलाकर सरकार जो है हज यात्रियों को के लिए सहूलियत का पूरा काम कर रही है। जी बिल्कुल पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि जो सरकार है वो ये हज यात्रियों के लिए सहूलियत का कार्य कर रही है, वहीं 15 दिसंबर से माफ कीजिएगा कि 15 जनवरी तक जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है हज यात्रा के लिए। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो यात्रा की तिथि बढ़ाई गई है तो इस दौरान आवेदन किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आवेदन की जो संख्या है वो पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है उसको लेकर कंफ्यूजन था और जो साइट बनाई गई थी ऑनलाइन फॉर्म भरने की उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिससे जो आवेदन करता है वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 15 जनवरी तक फिर से जो है आवेदन जो लोग रह गए हैं
या जिसके में कोई करेक्शन था, जिनका फॉर्म पूरा नहीं हो पाया है, वो 15 जनवरी तक आराम से अपना फॉर्म पूरा कर ले। और उन्होंने डॉक्यूमेंट जो लगने हैं उसको भी पूरी तरह से घोषणा कर दी है। ऑनलाइन में जो चीजें कागजात लगने हैं उसकी जानकारी लोगों को दी गई है, और काफी लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिससे काफी निराश थे। तो सरकार ने उनको उस परेशानी को देखते हुए 15 जनवरी तक आवेदन बढ़ा दिया है, और अब ये 15 जनवरी तक आराम से जो है हज यात्री अपने फॉर्म भरकर हज यात्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो ये हज यात्रा है इस बार गर्मियों में होगी। मई लास्ट और जून शुरुआत के महीने में इसकी हज यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो उसको देखते हुए 15 जनवरी तक ये जो फॉर्म बढ़ाए गए हैं, और अगर जो तय सीमा होती है फॉर्म भरने की, उससे ज्यादा लोग अगर होंगे तो हज कमेटी इसके लिए जो है एक लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम में जिसका नाम आएगा उसको हज यात्रा की अनुमति मिलेगी। अगर जो तय है लगभग 10,000 की संख्या होती है, उससे अगर उसके अंदर ही लोग रहेंगे तो फिर जो लॉटरी सिस्टम है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो नॉर्मल तरीके से जो है सभी लोग, जितने लोग फॉर्म भरे वो लोग ही यात्रा करेंगे। लेकिन अगर जो यात्री है उनकी संख्या ज्यादा होती है, इजाफा होता है, तो फिर लॉटरी सिस्टम से लोगों को यात्रा करने का मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल पवन, देखा जाए तो सरकार की ओर से सराहनीय कदम भी उठाया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री हैं जो शायद डॉक्यूमेंट के चक्कर में या फिर जिनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहा था, इस तरीके की परेशानियों में उलझ गए थे और उनके हाथ से अंतिम तिथि निकल गई थी। और उसके बाद सरकार ने जब अंतिम तारीख बढ़ा दी है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जितने भी हज यात्री हैं उनमें खुशी देखी जा रही होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हज यात्रा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।